हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है। अच्छा, हमने प्री पार्टीशन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सबसे पहले हमने रिलीजियस रिफॉर्मर वाला टॉपिक किया। उसमें हमारे 5 रिलीजियस रिफॉर्मर थे और हमने उनको सेपरेट सेपरेट डिस्कस किया। देन हमने अलीगढ़ मूवमेंट किया, उसके बाद हमने खिलाफत मूवमेंट किया और हमने इलाहाबाद एड्रेस किया। और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। अब हमारे पाकिस्तान अफेयर प्री पार्टीशन में सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं। एक हमारा पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन और देन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस राज मीन, अच्छा हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कांग्रेस राज मीन द पीरियड व्हेन कांग्रेस फॉर्म प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1937 टू 1939। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि 1937 से 1939 तक ब्रिटिश इंडिया के कई प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ या अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाई थी। ठीक है। जिस पीरियड में इसने ये बनाई थी इसको हम कांग्रेस राज या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन CSS बिकॉज मैनी मुस्लिम सॉ दिस पीरियड एज प्रूव डैट कांग्रेस वुड प्रमोट हिंदू मेजॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, ये पीरियड हमारे CSS के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो हिंदू मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट करेगी और मुस्लिम इंटरेस्ट को कम इम्पोर्टेंस देगी। ठीक है। नवाब वकारुल मुल्क हैड अर्लियर वार्न्ड मुस्लिम दैट हिंदू मेजॉरिटी रूल्ड कुड बिकम डेंजरस फॉर मुस्लिम रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल राइट। स्टूडेंट्स, जो नवाब वकारुल मुल्क थे, ठीक है, उन्होंने पहले ही मुस्लिम को वार्न कर दिया था कि अगर हिंदूज मेजॉरिटी का रूल आ गया तो मुस्लिम के रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल राइट्स को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, मेजॉरिटी का मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी समझ लेते हैं। मेजॉरिटी का मतलब है जिस चीज़ में जिसकी ज़्यादा मतलब जो जो लोग ना उस कंट्री में ज़्यादा होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम्स, और माइनॉरिटी कौन है? क्रिश्चियंस या किसी और मज़हब के लोग। ठीक है। तो जब हम उस टाइम की बात करते हैं, जब कांग्रेस राज था तो उस टाइम हिंदूज़ मेजॉरिटी थे, मतलब हिंदू लोग ज़्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो नवाब वकारुल मुल्क ने ये कहा था, उन्होंने मुस्लिम को वार्न किया था कि अगर हिंदूज़ लोग ज़्यादा हुए, उनकी हुकूमत आ गई तो मुसलमानों के मज़हब को, उनकी सकाफ़त को, उनकी ज़ुबान को, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, सियासी हकूक़ जो हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। देन आता है हमारे पास इलेक्शन ऑफ 1937। द इलेक्शन, एक सेकेंड में हाईलाइटर चेंज कर लूँ। द इलेक्शन वर हेल्ड इन फरवरी मार्च 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टूडेंट्स, 1937 में फरवरी और मार्च के अंदर इलेक्शंस हुए थे। ये इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कंडक्ट किए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा, इसके अलावा ना आपको एक एडिशनल पॉइंट भी बता देती हूँ, आपके MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे वो इस टॉपिक का तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एक्ट 1935 है, जब हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और कंट्री को रन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त क्या किया, जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया। ठीक है, कि जब तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो हम इसको इंटरम मतलब कि वक्ती तौर पर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कंट्री में लागू करेंगे। ठीक है। ओके, देन हमारे पास आता है 2 मेजर पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ठीक है। इसमें यह है कि इस इलेक्शन में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इम्पॉर्टेंट थी। एक स्टूडेंट्स कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरी कौन सी थी? ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, सिर्फ यही 2 पार्टीज़ नहीं थी, और भी थी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी। कुछ स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि शायद 2 ही पार्टीज़ थी। नहीं स्टूडेंट्स, 2 नहीं थी। ठीक है,
और भी कोई छोटी छोटी सी पार्टीज़ थी, हमेशा होती हैं हर हुकूमत के, हर स्टेट में, हर हुकूमत में जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई छोटी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो टू थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक आल इंडियन मुस्लिम लीग। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ना इलेक्शन जीत गई थी, हम आगे जाके वैसे इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कुछ को क्यूरियोसिटी होती है ना, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। ओके, देन हमारे पास आता है लीग मैनिफेस्टो वाज सोशली क्लोज टू कांग्रेस बट फोकस ऑन मुस्लिम प्रोटेक्शन टू। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जो था वो कुछ सोशल इकोनॉमिक मैटर में कांग्रेस के आइडियाज़ के करीब था। अच्छा, मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो ये होता है कि जब कोई हुकूमत, मतलब जब कोई पार्टी होती है ना, वो अपनी इलेक्शन करवाना चाहती है या वो हुकूमत में आना चाहती है, तो वो आवाम को ना मतलब बताती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, जैसे हम सड़कें बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे। जैसे भुट्टो जो है उनका जो मतलब उनकी जो पार्टी थी ना, उसका वो था रोटी कपड़ा और मकान। अभी मेरे जहन में यही आ रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट उस दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अभी ना हमारे रिसेंट इलेक्शंस हो रहे हैं जीबी में, ठीक है, गिलगित और बल्तिस्तान में। अब ना हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वहाँ पर गई हैं, हमारी पीपीपी जो है और जो पीएमएलएन है वो दोनों पार्टीज़ वहाँ पर गई हैं। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका मैनिफेस्टो ये था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा थे, मैं एक इम्पॉर्टेंट की बात कर रही हूँ। तो इसी तरह जो पीएमएलएन है, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे, ठीक है। उनके और भी बहुत से गोल्स थे। वैसे हम एक मेजर को ना, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कि मैनिफेस्टो क्या होता है। तो जब कोई भी हुकूमत जो है सॉरी कोई भी जो पार्टी है, जब वो हुकूमत में आना चाहती है तो वो आवाम को मतलब अपने बारे में बताती है कि हम ये करेंगे, या जो वादे या वो जो उम्मीदें दिलाती है या फ्यूचर का आपको बताते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। अच्छा, जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था ना, वो कुछ सोशल या जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें कांग्रेस की आइडिया के करीब था। सोशल और इकोनॉमिक में आप देखिए ना, तो हमेशा हर पार्टीज़ एक ही बात करती हैं कि हम जॉब देंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, तो एनर्जी जो प्राइजेज़ हैं उनको कम करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। इस तरह ना हर पार्टी का एक ही होता है। तो इसी तरह सिमिलरली जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस हैं, उन दोनों का जो मैनिफेस्टो था सोशल और इकोनॉमिक की जो डोमेन है उसमें दोनों का सेम था, लेकिन जो लीग का स्पेशल फोकस ये था कि मुस्लिम के राइट को प्रोटेक्शन दी जाए। मतलब मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी ना, मुसलमानों की पार्टी थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, एजुकेशन को भी कंपलसरी करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उसके साथ जो उनका मेन फोकस था वो ये था कि हम जो मुसलमान हैं उनकी जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मुसलमानों की जो हकूक़ हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। देन आता है मेन पॉइंट ऑफ मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो। अच्छा, अब आपने मैनिफेस्टो समझ लिया ना क्या होता है, अब हम इनके पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज तो मैंने ना ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड की थी, तो मैं पहले समझाई थी, तो जब वो 50 मिनट्स की वीडियो होगी तो उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई थी और मैं स्टिल बोले जा रही थी, मतलब मैं खुद से बातें कर रही थी और उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। उसके बाद अब मैंने बहुत मुश्किल से खुद को दोबारा मैंने कहा कि नहीं, अब दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेन जो पॉइंट्स ऑफ मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो हैं वो हैं जी, प्रोटेक्ट रिलीजियस राइट ऑफ मुस्लिम। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वो चाहती थी कि मुस्लिम्स के जो रिलीजियस राइट हैं प्रोटेक्टेड हों, वो अपने रिलीजन पर फ्रीली अमल कर सकें, मतलब वो इबादत कर सकें, वो रोज़े रख सकें, वो मस्जिद में आसानी से जा सकें, उनकी जो ईद है, उनके जो इवेंट्स हैं, जैसे अब 12 रबीउल अव्वल है या फिर आपकी ईद उल अज़हा है, ईद उल फ़ितर है, आपके जितने भी इवेंट्स हैं रिलीजियस, आप उनको फ्रीली मना सको, ठीक है। उसके बाद देन द एंड ऑपरेसिव लॉ। ऑपरेसिव लॉ क्या होता है? ऑपरेसिव लॉ ऐसा होता है कि मतलब जिसमें जुल्म ना इंसाफ़ी वाले लॉ को ख़त्म करना, जिसमें किसी के राइट्स की प्रोटेक्शन ना हो, किसी के साथ जुल्म हो, बुरा सलूक हो, तो
लीग ऐसे ऑप्रेसिव लॉ यानी जो जुल्म और नाइंसाफ़ी वाले लॉ हैं उनको ख़त्म करना चाहती थी, जो लोगों के राइट्स को हर्ट करते हैं, ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए। अपोज एंटी पीपल लॉ हर्टिंग बेसिक राइट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम लीग थी वो उन लॉ की भी अपोजिशन करती थी जो कॉमन पीपल के बेसिक राइट को डैमेज करते हैं। ठीक है, ऐसे जो अम, आम इंसानों के जो बेसिक राइट हैं उनको पूरा नहीं करते, उनको फुलफिल नहीं करते, जैसे कि डिफरेंसेस होते हैं कास्ट सिस्टम में होते हैं, या फिर मज़हब की बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं, या अमीर और गरीब का जो फ़र्क करते हैं, तो वो कहते थे कि हम इसको भी अपोज करते हैं, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। देन द रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। लीग जो थी, मुस्लिम लीग जो थी, वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस यानी गवर्नमेंट मशीनरी के जो खर्चे हैं उसको रिड्यूस करना चाहती थी, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन उन चीज़ों पर आसानी से लग सकें। ठीक है, देन हमारे पास आता है रिड्यूस आर्मी एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड सेविंग ऑन वेलफेयर। मतलब जो मुस्लिम लीग है वो आर्मी पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कम करके सेव मनी पब्लिक वेलफेयर पर स्पेंड करना चाहती थी। पब्लिक वेलफेयर में हमारे पास हेल्थ इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कोई एनजीओज़ हैं, उनको पैसे देना या उनमें लोगों की मदद करना। एजुकेशन जो है उसके लिए जो पैसे हैं उनको स्पेंड करना, मतलब कि जो पब्लिक वेलफेयर है उस पर काम किया जाए। जो आर्मी के अखराजात हैं या जो हुकूमत के अखराजात हैं उसको कम किया जाए, और जो पैसा सेव किया जाए वो आवाम पर, आवाम की ज़रूरियात पर खर्च किया जाए। देन आता है इम्प्रूव इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल कंडीशन इन रूरल एरियाज़। अच्छा, इसका एक और जो मैनिफेस्टो था, इस 1 2 3 4 5 6 मैनिफेस्टो ये था कि इम्प्रूव किया जाए इकोनॉमिक सोशल और एजुकेशनल कंडीशन इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ कौन से होते हैं? हमारे जो गांव के इलाके होते हैं, या फिर जिन इलाकों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, जैसे हमारे बलूचिस्तान है, या जैसे हमारे सिंध में बहुत सा ऐसे इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेंस की जो एजुकेशन है उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही, उनको एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के बावजूद भी उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, रूरल एरियाज़ मतलब कि जो गांव होते हैं उसमें इकोनॉमिक सोशल और एजुकेशनल कंडीशन इम्प्रूव करना मैनिफेस्टो का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अभी भी हमारी हुकूमत को ये करना चाहिए। आप ये अपने क्वेश्चन में आर्गूमेंट जनरेट कर सकते हैं कि अभी हमारे मुल्क में केपी में देखें, जो केपी के रूरल एरियाज़ हैं, या हमारे सिंध में देखें, हमारे बलूचिस्तान में देखें। बलूचिस्तान जो है उसमें इतनी चीज़ें हैं, मतलब कि मिनरल रिच है वो हमारा प्रोविंस, उसके बावजूद में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो रही। अभी आपने रिसेंट न्यूज़पेपर पढ़ा था, या फिर आपने एक बहुत ज़्यादा वायरल न्यूज़ भी थी कि बलूचिस्तान में एक डॉक्टर हैं, उन पर एसिड फेंक दिया गया, लेकिन उनके इलाज के लिए वहाँ पर कोई हॉस्पिटल ही मौजूद नहीं था, तो उनको कराची ट्रांसफ़र किया गया। अब जब उनको कराची ट्रांसफ़र किया गया उसमें इतना टाइम लगा, एक तो पहले वो एसिड से बर्न हो चुकी थी, उसके बाद उस सूबे में कोई ऐसा अच्छा अस्पताल ही नहीं था जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सका। हालांकि जो हमारा बलूचिस्तान है वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर इतने मिनरल हैं, इतना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तभी वहाँ के जो लोग हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। देन आता है कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसको कंपलसरी किया जाए, मतलब कि जो भी बच्चा हो, जो भी चाइल्ड हो, उसके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है 5 क्लास तक जो एजुकेशन है वो स्टेट का राइट है कि वो इसको प्रोवाइड करेगी, वो कंपलसरी है। देन स्टूडेंट हमारे पास आता है प्रोटेक्ट उर्दू लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, कि लीग उर्दू लैंग्वेज और उर्दू स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ठीक है, मतलब कि मुस्लिम का जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है प्रमोट मुस्लिम वेलफेयर एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अच्छा, जो लीग है वो मुस्लिम की जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको इम्प्रूव करना चाहती थी, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी अपने राइट्स और इशू का शऊर पैदा करना चाहती थी। आपको पता हो कि आपका बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, आप उसके बारे में कैसे आवाज़ उठाएं, आपके अंदर ये शऊर होना चाहिए। देखिए, उनका सबसे अच्छा एक ये भी था कि उन्होंने जो 5 क्लास की तक एजुकेशन है वो कंपलसरी की,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते या वो अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करवा सकते, लेकिन अगर स्टेट उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी तो चले 5 क्लास तक ही करें, ठीक है, तो एटलीस्ट वो बच्चा अपना नाम तो खुद लिख सकता है, वो अपना आईडी कार्ड तो पढ़ सकता है, वो कोई कॉल फ़ोन तो कर सकता है, कोई नंबर डायल कर सकता है, इवन कि वो अपने निकाहनामे पर सिग्नेचर खुद कर सकता है। वो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एटलीस्ट उसको उर्दू में तो पढ़ सकता है ना। उस बच्चे से तो वो हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर है कि जो बिल्कुल ही तालीम हासिल ना कर सके, अनएजुकेटेड हो। अगर स्टेट उसको फ्री एजुकेशन देगी, फ्री बुक्स प्रोवाइड करेगी, इंसेंटिव्स देगी, फ्री उसके जो आने जाने का जो वैन है या जो बस है वो फ्री होगा, तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अपने बच्चे को 5 साल तक तो एजुकेशन, 5 क्लास तक तो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ना, कि ये तो चलो स्टेट दे दिए तो हम इनको भेज सकें पढ़ने के लिए। देन आता है इलेक्शन रिजल्ट। अच्छा, इसमें बहुत लंबी डिबेट हो गई है, अब हम आगे देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स क्या था। कांग्रेस हैड स्ट्रॉन्गर मनी प्रोपेगेंडा एंड सपोर्ट फ्रॉम हिंदू कैपिटलिस्ट ऑफ बम्बई एंड अहमदाबाद। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, हमने देखा कि वो हो गई इलेक्शन और उसमें ना कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस क्यों जीती? क्योंकि कांग्रेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा और बम्बई और अहमदाबाद के जो कुछ हिंदू बिजनेसमैन थे वो क्या करते थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। देन आता है कांग्रेस वॉन 711 सीट आउट ऑफ 1585 प्रोविंशियल सीट। कांग्रेस ने टोटल 1585 सीट्स में से 711 सीट्स जीती, ठीक है। इट गोट एब्सोलूट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार एंड ओडिशा। कांग्रेस को 5 प्रोविंसेस में एब्सोलूट मेजॉरिटी मिली, जिसमें मद्रास आता है, यूपी, सीपी, बिहार और ओडिशा। इन बम्बई इट कुल्ड फॉर्म गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स। अच्छा, बम्बई में भी कांग्रेस को स्मॉलर पॉलिटिकल ग्रुप की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। एक तो उसने इन सिटीज़ में बनाई, लेकिन जो बम्बई था वहाँ पर भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो वॉन करके और बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स उन्होंने क्या किया, अपनी हुकूमत बना ली। देन आता है मुस्लिम लीग डिड नॉट परफॉर्म वेल एंड वाज स्टिल नॉट अ मास पार्टी एवरीवेयर। अब हम इसको समझते हैं। मुस्लिम लीग 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस के मुकाबले में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है, हर जगह स्ट्रॉन्ग मास पार्टी नहीं बन सकी थी। तो अब आपको क्या समझ आई? अच्छा, ये आपके लिए ना फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1585 सीट्स थी, प्रोविंशियल सीट्स थी, ठीक है, एब्सोलूट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस, और जो कांग्रेस था वो 711 से सीट्स के साथ जीत गया। देन आता है कांग्रेस एटीट्यूड आफ्टर विक्ट्री। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल रूल है कि जो कामयाब हो जाता है, जो ऊपर चला जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग आए होंगे या बहुत से ऐसे बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनका रवैया या वो सब कुछ बदल जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस का रवैया कैसा था। एज यूजल इनका भी चेंज हुआ था। मैनी कांग्रेस लीडर बिकम अवर कॉन्फिडेंट आफ्टर द बिग विन। अच्छा, उनको बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस की बड़ी इलेक्शन विक्ट्री के बाद कुछ लीडर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी पॉलिटिकल जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। सुभाष चंद्रा बोस टॉक्ड ऑफ कांग्रेस डिक्टेटरशिप। सुभाष चंद्रा बोस ने कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को कांग्रेस डिक्टेटरशिप के वर्ड से डिस्क्राइब किया। अच्छा स्टूडेंट, डिक्टेटरशिप वो होता है जो ऑनर होता है, या आपने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा भी होगा, मतलब डिक्टेटरशिप जो सबको डिक्टेट करता है, ये जो एक बहुत ऊपर की पार्टी होती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो सुभाष चंद्रा बोस थे उन्होंने कांग्रेस को ना मतलब कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे कहा, और उसने कहा कि कांग्रेस डिक्टेटरशिप की, कांग्रेस जो है वही सबको चलाएगी, वही सबको डिक्टेट करेगी। देन आता है जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर देयर वर ओनली 2 पार्टीज इन इंडिया, द कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट। इसी तरह जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि इंडिया में 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है,
मतलब कि जो नेहरू की स्टेटमेंट है उनसे ये इम्प्रेशन मिला कि कांग्रेस खुद को इंडिया की मेन पॉलिटिकल फोर्स समझ रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक कांग्रेस है और एक गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम का तो कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा। देन आता है इन सब बातों पर जो कांग्रेस का एटीट्यूड था, उनमें जिन्ना जो थे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या रिएक्शन था। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन दिस कंट्री, द मुस्लिम्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय एनी बॉडी। अच्छा स्टूडेंट्स, जिन्ना ने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है और मुस्लिम अपने पॉलिटिकल डिसीजंस खुद करेगी, किसी के प्रेशर में आकर नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वो भी एक पार्टी है। इंडिया में सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ इंडियंस नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम भी है और वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आ सकती। क्या, नॉट गोइंग टू डिक्टेटेड बाय एनीवन। इन्होंने कहा कि किसी से डिक्टेट नहीं होगी। और इसने क्या कहा था सुभाष चंद्रा ने कि इंडिया डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस डिक्टेटरशिप है, लेकिन कायद आज़म ने अपोज किया। उसने कहा कि मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटेड बाय एनीबॉडी, कि हम किसी से भी डिक्टेट नहीं हो सकते। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़। अब हम देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ कैसे बनी। कांग्रेस फर्स्ट रिफ्यूज, एक सेकेंड मैं ये पॉइंटर चेंज कर लूँ, बार बार चेंज करना भूल जाती हूँ। ओके, कांग्रेस फर्स्ट रिफ्यूज ऑफिस अनलेस गवर्नमेंट प्रॉमिस नॉट टू बी यूज स्पेशल पावर्स। अच्छा, जो कांग्रेस ने इनिशियली गवर्नमेंट बनाने से रिफ्यूज़ किया और चाहती थी कि गवर्नर्स अपनी स्पेशल पावर यूज़ ना करें। दिस क्रिएटेड अ डेड लॉक। दिस एग्रीमेंट की वजह से डेड लॉक पैदा हुआ, यानी दोनों साइड्स की जो एग्रीमेंट थे वो दोनों साइड जो थी वो एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच रही थी। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड देन वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो clarified that governors had special powers under the act but minority would be protected। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है। जो अब गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट किसकी बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी उसकी, कांग्रेस की। तो उन्होंने ये कहा कि अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसके पास तो पावर्स हैं, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ में कौन आता है, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स आते हैं। हम मुसलमान थे तो जो हमारे राइट हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जाएगी। आफ्टर एश्योरेंस कांग्रेस एग्रीड एंड फॉर्म मिनिस्ट्री इन जुलाई 1937। अच्छा, कि कांग्रेस ने क्या किया कि एग्री हो गई और जुलाई 1937 में मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो उसने फॉर्म कर ली, अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ फॉर्म कब हुई थी, जुलाई 1937। आपके एमसीक्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, याद कर लें कि कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, जुलाई 1937। देन आता है प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग अप गवर्नमेंट इन यूपी। अच्छा, जो यूनाइटेड यूपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस, ओके। यूपी में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट बनाते वक्त ना कुछ मसले आए थे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। बिफोर इलेक्शन मैनी एक्सपेक्टेड कांग्रेस लीग कोएलिशन मिनिस्ट्रीज। अच्छा, इलेक्शन से पहले बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है। यूपी वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ मुस्लिम कल्चर, मुगल लेगेसी एंड नेहरू फैमिली इन्फ्लुएंस। जो यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कल्चर था, मुगल हिस्ट्री की लेगेसी थी और जो नेहरू की फैमिली है उनका भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। इन यूपी असेंबली देयर वाज 66 इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स बट ओनली वन मुस्लिम हैड वॉन द कांग्रेस टिकट। अच्छा, जो यूपी है उसमें 66 इलेक्टेड मुस्लिम मेंबर्स थे कि जिनको इलेक्ट किया गया था। वो कितने मेंबर्स थे, 66 थे, मुसलमान थे, लेकिन सिर्फ एक मुस्लिम कांग्रेस की टिकट पर इलेक्टेड हुआ था, लेकिन सिर्फ एक जो वो था वो इलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो अब आपने एक CSS फैक्ट के लिहाज से भी याद करना है कि जो यूपी की असम्बली है उसमें 66 मुस्लिम मेंबर्स थे, ओनली वन इलेक्टेड ऑन कांग्रेस टिकट। देन आता है कांग्रेस कंडीशन टू मुस्लिम्स लीग इन यूपी। अच्छा, उन्होंने कहा था कांग्रेस ने कि अगर वो मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीग्स को हुकूमत भी देंगे या फिर सीट्स भी देंगे ना, तो उनकी उन्होंने कोई कंडीशन रख दी थी।
और कायद-ए-आज़म वो कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी, अभी हम खैर उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब हम इसको देखते हैं। यूपी मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। कांग्रेस चाहती थी कि यूपी की मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी ख़त्म हो जाए, कि यूपी में जो मुस्लिम लीग है वो अपनी जो पार्टी है उसको ख़त्म कर दे। देन आता है लीग मेंबर्स इन असम्बली मस्ट ज्वाइन कांग्रेस पार्टी, कि असम्बली में लीग के जो मेंबर्स हैं वो कांग्रेस की जो पार्टी है उसको ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करना होगा। मस्ट मतलब उनको हर हाल में करना होगा। दे मस्ट फॉलो कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसिप्लिन, ठीक है, लीग्स के मेंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना होगा। मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री मोड मस्ट बी डिसॉल्व, लीग शुड नॉट फील्ड सेपरेट कैंडिडेट्स इन फ्यूचर, कि कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसॉल्व हो और फ्यूचर इलेक्शन में लीग सेपरेट कैंडिडेट फील्ड ना कर सके, कि अगर इसके बाद जब फ्यूचर में इलेक्शन हो लीग और कांग्रेस के बीच में तो क्या हो कि जो मुस्लिम लीग है वो सेपरेट कैंडिडेट ना, मतलब सेपरेट खड़ा ना हो सके इलेक्शन के लिए। इफ़ कांग्रेस रिज़ाइन फ्रॉम मिनिस्ट्री और असम्बली दोज मेंबर मस्ट आल्सो रिज़ाइन। और एक और उनकी शर्त ये थी कि अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री या असम्बली से रिज़ाइन करती है तो कांग्रेस में शामिल जो लीग के मेंबर्स होंगे उनको भी रिज़ाइन करना होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। लीग रिजेक्टेड दीज ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन, जो मुस्लिम लीग से उन्होंने इन कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें ये पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल लग रहा था, मतलब उनको ये चीज़ कबूल ही नहीं थी। दिस कन्विंस मैनी मुस्लिम डैट कांग्रेस डिड नॉट वांट रियल पावर शेयरिंग। बहुत से मुस्लिम्स को यकीन हुआ कि कांग्रेस जो है वो पावर शेयरिंग नहीं चाहती, वो जेन्युइनली आपके साथ पावर शेयर ही नहीं करना चाहती। वो मुसलमानों पे कंडीशंस रख रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि आपको ये चीज़ भी मस्ट फॉलो करनी होगी, ये चीज़ भी मस्ट फॉलो करनी होगी, आप एज ए सेपरेट कैंडिडेट नहीं खड़े हो सकते। इफ़ हम मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करें कांग्रेस के लोग तो मुस्लिम लीग के जो बंदे होंगे उनको भी रिज़ाइन करना होगा। तो मुस्लिम लीग को लगा कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर करना ही नहीं चाहती, ठीक है। तो इट हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्टेंसेस। अच्छा, इससे क्या हुआ कि इसके जो डिसएग्रीमेंट है इससे मुस्लिम और जो हिंदूज थे उनका जो पॉलिटिकल डिस्टेंस था, उनके दरमियान जो फ़र्क था, जो सियासी फ़र्क था वो और ज़्यादा बढ़ गया। इट हेल्प जिन्ना रिकॉग्नाइज द मुस्लिम लीग एज द ट्रू मुस्लिम वॉइस। इससे क्या हुआ, सिचुएशन में जिन्ना को मुस्लिम लीग रीऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथ करने में हेल्प मिली, मतलब कि उनको ये लगा कि मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम लीग है जिसमें मुसलमान अपनी आवाज़ उठा सके हैं। लीग जो है वो मुस्लिम की मेजर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है और वही आगे जाके बनेगी पार्टी, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेकंड पेज, ओके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब कांग्रेस का रूल था तो मुसलमानों को किन किन चीज़ों को मसाइल थे, अब हम ये देखते हैं। आफ्टर फॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज कांग्रेस वाज एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग मेजोरिटेरियन एंड हाईली हैंडेड पॉलिसी। अच्छा, कांग्रेस गवर्नमेंट्स के बाद क्या हुआ, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बन गई, उनकी जो गवर्नमेंट है वो बन गई, उसके बाद हुआ कि उस पर इल्ज़ाम लगा कि वो मेजॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। मेजॉरिटी क्या होता है, जो लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे तो हिंदूज़ के जो इंटरेस्ट है उनको इंपॉर्टेंस दे रही है। और हाई हैंडेड है, हाई हैंडेड का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी वाली पॉलिसीज़ यूज़ करना, ठीक है, मतलब जो वो चाहता है उन्हीं पॉलिसीज़ को यूज़ करना। मैनी मुस्लिम बिलीव कांग्रेस वांटेड कल्चरल एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन नॉट फेयर शेयरिंग। बहुत से मुस्लिम्स को लगा कि जो कांग्रेस है उसमें फेयर पावर शेयरिंग के बजाय कल्चरल और पॉलिटिकल डोमिनेशन हो रही है, मतलब कि जो मुसलमान है उनकी जो सकाफ़त है या वो जो पॉलिटिकल सियासी तौर पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो फेयर शेयरिंग है, जो एक अच्छी शेयरिंग है, जो दोनों मिल के पार्टीज़ मिल कर करें, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। कांग्रेस जो है वो मेजोरिटेरियन को ज़्यादा प्रमोट करी, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करी है, ठीक है। देन आता है वंदे मातरम कंट्रोवर्सी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे ना अब मुझे ईयर याद नहीं है। ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का ना एक आपके पास पेपर में क्वेश्चन है, आई थिंक 2017 का, आप देख लेना। उसमें ना कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से जो क्वेश्चन है उसमें ये वंदे मातरम कंट्रोवर्सी का भी जिक्र हुआ है। अब इसको हम देखते हैं। कांग्रेस डिक्लेयर्ड द
ट्राई कलर एज द नेशनल फ्लैग एंड वंदे मातरम एज द नेशनल एंथम। अच्छा, तो जो कांग्रेस थी उसने ट्राई कलर को नेशनल फ्लैग और वंदे मातरम को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया। मुस्लिम को जो वंदे मातरम के रिलीजियस एलिमेंट्स थे उन पर कंसर्न था, मतलब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऑर्डर वर इशूड दैट असम्बली सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मीटिंग शुड बिगिन विद इट्स सिंगिंग। ऑर्डर्स दिए गए कि असम्बली सेशन और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स मीटिंग्स हैं उसमें वंदे मातरम जो गाने हैं उससे बिगन हो। जैसे कि अब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम अपने कौमी तराने से स्टार्ट करते हैं, तो अब जो वंदे मातरम था वो नाम से पता चला हिंदूज़ का कोई सॉन्ग था, तो अब उसी से ही ना जो असम्बली के सेशंस हैं और जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हुआ करेगी। पहले मतलब वो अपना एक किस्म का तराना पढ़ेंगे और देन जो मीटिंग्स होगी वो स्टार्ट होगी। दिस सॉन्ग्स वर टेकन फ्रॉम बंगाली नावल अनन माथ बाय बैंकिम चंद्रा चटर्जी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जो वंदे मातरम बैंकिम चंद्रा चटर्जी के बंगाली नावल अनंत माथ से लिया गया था। अच्छा, ये आप अगर पेपर में भूल जाए ना, मुश्किल नाम, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने हर चीज़ इसलिए रखी है ताकि अगर आप एक बार मेरे से कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो आपके यहाँ पर कवर हों। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मतलब मेजॉरिटी को तो पता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको शायद जो न्यू होते हैं या जो बिल्कुल पाकिस्तान अफेयर से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, इनको ऑप्शनल कंपलसरी का नहीं पता होता, तो वो सोच रहे होंगे कि MCQs क्यों बोल रही हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो MPT है उसमें आपके 40 मार्क्स के पाकिस्तान अफेयर में से MCQs हैं। आई गेस 40 मार्क्स हैं, 60 मैथ्स का है, 40 मार्क्स के ना जो MCQs हैं वो पाकिस्तान अफेयर में से आएंगे। ठीक है। उसके अलावा ये तो CSS की बात होगी। उसके अलावा जब आप PMS में GK का पेपर देते हैं तो GK के पेपर में आपके जो MCQs होते हैं पाकिस्तान अफेयर के, वो ज़्यादातर के तकरीबन जितने भी होते हैं वो आपके प्री पार्टीशन में से आते हैं। ठीक है। प्री पार्टीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो PMS के P वाले हैं उनका तो जितना भी PMS हुए, जितने MCQs आते हैं पाकिस्तान अफेयर के, वो सारे प्री पार्टीशन में से आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, अपना कोई भी पेपर देते हैं CSS में, तो आपके पेपर में आपको 4 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, जो 20 नंबर का एक सवाल होता है। ठीक है। और हर पेपर में 20 नंबर के MCQs होते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर के MCQs कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान अफेयर के MCQs प्री पार्टीशन में से आएंगे। पोस्ट पार्टीशन में तो आपके बहुत कम टॉपिक्स हैं, मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं वो आपके करंट अफेयर से लिंक हो जाते हैं। ठीक है। तो प्री पार्टीशन में आपके रिलीजियस रिफॉर्मर्स, अलीगढ़ खिलाफत मूवमेंट, इलाहाबाद एड्रेस, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, आइडियोलॉजी, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर में आपका पॉलिटिकल सिस्टम एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान सिंस 1971, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपके पाकिस्तान अफेयर के, मतलब ज़्यादातर आपके ना करंट अफेयर के साथ लिंक हो जाते हैं। तो प्री पार्टीशन आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके अब कुछ सालों से प्री पार्टीशन में पाकिस्तान अफेयर में क्वेश्चंस आना कम हो गए हैं, लेकिन आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन आता है मुस्लिम ऑब्जेक्टिव बिकॉज द नावल एंड सॉन्ग वर सीन एज एंटी मुस्लिम एंड लिंक विद मिलिटेंट हिंदू रिवाइवलिज्म। अच्छा, मुस्लिम्स ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनके नज़दीक नावल सॉन्ग जो है उसमें एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स और मिलिटेंट हिंदू रिवाइवल से उनका जो है वो लिंक था। ठीक है। इन द नावल द मदर लैंड इज शो थ्रू हिंदू रिलीजियस इमेजरी एंड द स्ट्रगल इज डायरेक्टली अगेंस्ट मुस्लिम रूलर। उसके बाद ये है कि नावल में जो मदरलैंड को हिंदू रिलीजियस इमेजिनरी जो है उसके थ्रू शो किया गया और स्ट्रगल को मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट शो किया गया। तो कायद आज़म कॉन्डेम्ड वंदे मातरम एज अ वॉर सॉन्ग अगेंस्ट मुस्लिम एंड सेड इट्स स्मैक्ड ऑफ ब्लेस्मी फॉर मुस्लिम। स्टूडेंट्स, जिन्ना ने क्या किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को मुस्लिम्स के अगेंस्ट वॉर सॉन्ग कहा कि ये एक वॉर सॉन्ग है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ये कहा कि मुस्लिम्स इसमें, मतलब कि मुस्लिम ने इसमें एक एलिमेंट को महसूस किया है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया।
एक सेकेंड, मैगजीन लाइक हिमायत इस्लाम एंड अदबी दुनिया आल्सो क्रिटिसाइज इट स्ट्रांगली। अच्छा, मैगजीन्स थे जो हिमायत इस्लाम और अदबी दुनिया, ये मुसलमानों से रिलेटेड मैगज़ीन थे, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया। अदबी दुनिया प्रेफर्ड अलामा इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिकॉज इट वाज सिंपलर एंड मोर इंक्लूसिव। जो अदबी दुनिया थी, अदबी दुनिया जो न्यूज़पेपर था, उन्होंने प्रेफर मतलब उन्होंने सजेस्ट किया कि इलामा इकबाल का एक सॉन्ग है, मतलब इलामा इकबाल का एक वो क्या उसको कहते हैं उर्दू में, पोइम कहते हैं, पोइम है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको प्रेफर किया क्योंकि वो एक तो सिंपल था, बहुत ज़्यादा आसान था और मोर इंक्लूसिव समझा जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आता है जी 4 पे हमने जाना है, 3rd पे। ओके, वर्धा एजुकेशनल स्कीम, अनदर मेजर ग्रीवेंस वाज द वर्धा एजुकेशन स्कीम। अच्छा, मुस्लिम्स का एक और मेजर जो कंप्लेन थी वो ये थी कि जो वर्धा एजुकेशन स्कीम थी उसके अगेंस्ट थी। गांधी अपॉइंटमेंट अ कमेटी इन 1937 अंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन टू प्रिपेयर अ न्यू सिलेबस। 1937 में गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर कमेटी अपॉइंट की जो न्यू सिलेबस प्रिपेयर करे। द कमेटी हैड 10 मेंबर्स बट ओनली 2 मुस्लिम्स। उस कमेटी में 10 लोग थे जिसमें सिर्फ 2 मुसलमान थे, बाकी जो थे सारे वो भी कांग्रेस के थे, हिंदूज थे। मुस्लिम बिलीव द स्कीम एम टू ब्रेन वॉश मुस्लिम यूथ विद वन नेशन आइडियोलॉजी एंड वीकन मुस्लिम आइडेंटिटी। अच्छा, जो मुसलमानों थे, मुसलमानों के का जो कंसर्न था वो ये था कि स्कीम वन नेशन आइडियोलॉजी के थ्रू मुसलमानों की जो यूथ है, यूथ मतलब कि जो यंग जनरेशन है, उसको इन्फ्लुएंस करेगी और मुस्लिम की जो आइडेंटिटी है वो वीक होगी। इट emphasized nationalism and ahimsa in a way many Muslims saw or reflecting Hindu domination। अच्छा, जो स्कीम थी वो नेशनलिज्म पर एम्फोसिस करती थी, मतलब कि कई मुस्लिम को इस प्रेजेंटेशन में हिंदू कल्चरल डोमिनेंस नज़र आया। और को एजुकेशन एंड मुस्लिम वर मेड कंपलसरी, म्यूज़िक वर मेड कंपलसरी, कि जो स्कीम में को एजुकेशन और जो म्यूज़िक था वो कंपलसरी मतलब लाजमी बनाया गया। 5 न्यू टेक्स्ट बुक ग्लोरीफाइड हिंदू कल्चर एंड ऑफन मिनिमाइज मुस्लिम हिस्ट्री एंड मुस्लिम हीरोज़। अच्छा, मुस्लिम ने क्रिटिसाइज इस बात पे किया कि 5 जो बुक्स थी ना, टेक्स्ट बुक्स थी, वो हिंदू कल्चर को ग्लोरीफाई करती थी और मुस्लिम्स के जो हीरोज़ थे, मुस्लिम की जो आइडेंटिटी थी उसको कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, देन हमारे पास आता है द टेक्स्ट इवन शोज डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ इस्लामिक फिगर्स इन द आई ऑफ मुस्लिम। इसमें यह है कि मुस्लिम जो थे उनके नज़दीक टेक्स्ट बुक में कुछ इस्लामिक फिगर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट्स भी था। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट जो MCQs के लिए आपको याद रखना है वो क्या है, जो ये जो वर्धा कमेटी थी ये 1937 में बनी थी। इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे और जो 2 थे इसके मुस्लिम्स मेंबर्स थे। ठीक है, विद्या मंदिर स्कीम, कितने मुश्किल नाम है इनके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं। In CP, Berar, a similar plan appeared under the name Vidya Mandir। CP में सेंट्रल प्रोविंस, CP स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोविंस, उसमें क्या था, CP और जो बेरार भी एक शहर था उसमें सिमिलर इसी तरह का एजुकेशनल प्लान जो था वो बनाया गया, उसका नाम था विंध्या मदर स्कीम। ठीक है, मुस्लिम रिजेक्टेड इवन इट्स नेम। अच्छा, इसका नाम देखें, इसका नाम ही ना कुछ हिंदू से जुड़ता है, नाम पढ़ते साथ ही हमें समझ आ जाती है, तो इसको तो एक्सेप्ट करना दूर की बात थी। मुसलमानों ने विंध्या मंदिर नाम पर ही अपोजिशन दे दी, उन्होंने कहा हमें इसका नाम ही कबूल नहीं है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज वर्नाकुलर विच इन प्रैक्टिस मीन प्रेशर टू स्टडी हिंदी और मराठी। अच्छा, इसमें यह था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो लोकल लैंग्वेजेस था। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो मुस्लिम्स के मुताबिक प्रैक्टिकल लेवल पर हिंदी या मराठी स्टडी करने का प्रेशर था कि आपने हिंदी और जो मराठी है वो पढ़नी है। ये जो स्कीम थी, एजुकेशन स्कीम थी, इसमें प्रेशर था। हिंदू लोगों के लिए तो फ़ायदा था, लेकिन मुसलमानों की तो ज़ुबान उर्दू थी, वहाँ उर्दू तो यहाँ पर थी ही नहीं, उसका तो कहीं पे जिक्र ही नहीं था। मुस्लिम डिमांड फॉर चेंजिंग एंड मदर टंग एजुकेशन वर इग्नोर।
मुसलमानों ने कहा कि इसको चेंज करो, हमारी जो मदर टंग है, तुम लोगों ने तो एजुकेशन में उसको इग्नोर कर दिया है। मुस्लिम लेटर लॉन्च एगिटेशन इन नागपुर इन जनवरी 1939। मुस्लिम ने जनवरी 1939 में नागपुर में एगिटेशन जो थी वो लॉन्च कर दी। देन आता है जी उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी। अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सेपरेट एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है PMS में, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कांग्रेस स्ट्रांगली प्रमोटेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। एक सेकेंड में पॉइंटर ऑन कर लो। ओके स्टूडेंट, कांग्रेस स्ट्रांगली प्रमोटेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, कांग्रेस ने हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में स्ट्रांगली प्रमोट किया। कांग्रेस हिंदू की थी और देवनागरी इस नाम से ही पता चल रहा है। फिर गांधी हैड लिंक विद उर्दू गांधी हैड लिंक उर्दू विद मुस्लिम्स एंड हिंदी विद इंडियन एशनलिज्म। अच्छा, इसमें यह था कि जो गांधी की थिंकिंग थी उसमें उर्दू को मुस्लिम और हिंदू को इंडिया की नेशनलिज्म के साथ एसोसिएट किया गया। ठीक है। देन आता है कांग्रेस लीडर्स सच एज नेहरू एंड सुभाष चंद्रा बोस सपोर्टेड हिंदू एज अ कॉमन नेशनल लैंग्वेज। जो नेहरू और जो सुभाष चंद्रा बोस थे जैसे लीडर्स थे, उन्होंने हिंदी को कॉमन नेशनल लैंग्वेज के तौर पर सपोर्ट किया। अच्छा, ये सुभाष का हमने पहले भी कहा था कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, हमने पढ़ी थी पेज 1 पे, हिंदू डिक्टेटरशिप। ओके, तो इन्होंने पहले भी वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ ये किया था और देखो जी यहाँ पर भी आके इन्होंने क्या किया, हिंदी को सपोर्ट किया। देन आता है इन सम प्रोविंसेस हिंदी वाज इंट्रोड्यूस इन स्कूल। कुछ प्रोविंसेस में हिंदी को स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिगन अपीयर इन देवनागरी। और मतलब कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वो नगरी में अपीयर होने लगी। इन यूपी ऑफिसेज एंड कोर्ट्स कॉमन उर्दू वर्ड्स वर रिप्लेस बाय डिफ़िकल्ट संस्कृत वर्ड्स। और ऑफिसेज में क्या किया गया कि जो उर्दू थी उनको चेंज कर दिया गया डिफरेंट संस्कृत जो वर्ड्स थे उसमें। ठीक है। देन है जिना सेड फोर्सिबल इम्पोजिशन ऑफ हिंदी वाज अ डेड knell फॉर उर्दू। अच्छा, जिना के मुताबिक हिंदी की जो फोर्सिबल इम्पोजिशन है वो उर्दू के लिए एक डेथ knell यानी ख़ात्मे की सीरियस वार्निंग है। ठीक है। लियाकत अली खान सेड मुस्लिम हैड ऑलरेडी गॉन मैनी स्टेप फॉर यूनिटी एंड विल नॉट टेक अनदर स्टेप बैकवर्ड। जो लियाकत अली ख़ान थे उनका पॉइंट ये था कि मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत स्टेप ले चुके हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी और अपने जो राइट्स हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। देन आता है बाबे उर्दू मौलवी अब्दुल हक मुस्लिम लीग एंड अंजुमन तरीका ने उर्दू डिफेंडेंट उर्दू। और अच्छा, अब हमने देखा कि किस किस ने हिंदी को डिफेंड किया था, उसमें हमने ऊपर देखा स्टूडेंट्स, एक तो हमारा पास वो था सुभाष चंद्रा थे और एक नेहरू थे। और अगर हम देखें बाबाए उर्दू और जो मौलवी अब्दुल हक थी उनकी थी मुस्लिम लीग एंड अंजुमन तरक्की उर्दू जो थी उन्होंने उर्दू को डिफेंड किया, मतलब उन्होंने उर्दू के बारे में बोला। ठीक है। अच्छा, अगर हम एक क्विक टेक अवे देखें कि इस पूरे पेज में हमने क्या पढ़ा है तो हमें समझ आती है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर ब्लेम फॉर कल्चर प्रेशर थ्रू वंदे मातरम के जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने मुसलमानों पर प्रेशर डाला, पहले वंदे मातरम। ठीक है। फिर वर्धा एजुकेशन, फिर विद्या मंदिर, हिंदी प्रमोशन। दीज इशू मेड मुस्लिम फील देयर रिलीजन कल्चर एंड लैंग्वेज वॉज अंडर थ्रेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट पेज। अच्छा, ये टॉपिक ना बहुत बड़ा लगेगा आपको, मुझे भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टी पार्टीशन में से आपके कुछ चंद ही ऐसे टॉपिक हैं जो आते हैं पास्ट पेपर, कभी आप एनालिसिस करें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वो आते हैं, उसमें ये भी है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, और होप्स हो कि 2027 में भी ये आएगा। तो इस वजह से ना ये बड़ा है, मैं खुद भी थक चुकी हूँ, लेकिन ना करना तो है ही। अब आपका ख्वाब बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
रिपोर्ट अगेंस्ट कांग्रेस मिनिस्ट्रीज मुस्लिम ग्रीवेंसेस वर लेटर डॉक्यूमेंटेड इन फेमस रिपोर्ट कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौरान मुस्लिम की जो कंप्लेंट्स थी वो बाद में फेमस रिपोर्ट में फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होगी। मतलब कि ऐसा कह लें कि जैसे उनका एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बन गया। मुस्लिम जो बार बार कंप्लेन कर रहे थे वो डॉक्यूमेंटेड होगी। उसमें आती है पीरपुर रिपोर्ट। इन 1937 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म एंड 8 मेंबर्स कमेटीज राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर। अच्छा, 1937 में मुस्लिम लीग ने 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई जो राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर के अंडर बनी। जो कमेटी बनी थी वो इनके अंडर बनी थी, मतलब ये ऑनर कह लें। इट इन्वेस्टिगेटेड मुस्लिम कंप्लेंट्स एंड प्रिपेयर्ड द पीरपुर रिपोर्ट। उन्होंने मुसलमानों की जो कंप्लेंट्स थी उनको इन्वेस्टिगेट किया और पीरपुर रिपोर्ट बना दी। द रिपोर्ट वाज अराउंड 96 पेजेस एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो रिपोर्ट्स थी वो 96 पेजेस की थी और 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। ठीक है, अगर 96 पेजेस की थी, 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, तो 32 पेजेस का जो है उसका 1 पार्ट होगा फिर। देन इट डील्स विद द कम्युनल टेंशन, कांग्रेस पॉलिसीज, वंदे मातरम, और ये आगे आप पढ़ लेना, ठीक है। इट आल्सो रिकॉर्डेड कंप्लेंट्स फ्रॉम प्रोविंसेस लाइक मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सीपी, बम्बई एंड यूपी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये था कि रिपोर्ट्स में कम्युनल टेंशन थी, कांग्रेस पॉलिसीज थी, वंदे मातरम, ट्राई कलर फ्लैग, लोकल बॉडीज़ और मुस्लिम्स की जो लैंग्वेज और उनकी जो कल्चर्स के इश्यूज थे उस पर डिस्कस किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सीपी, बम्बई और यूपी के जो कंप्लेंट्स थी वो भी रिकॉर्ड की गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रोफेसर कॉपलैंड प्रेज द पीरपुर रिपोर्ट एंड केयरफुल लॉजिक एंड मॉडरेट इन टोन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये हुआ कि जो प्रोफेसर कॉपलैंड है उसने पीरपुर रिपोर्ट को केयरफुल, लॉजिकल और मॉडरेट जो है उस टोन में लिखा। अच्छा, अब एमसीक्यूज़ के लिए ना हम इसको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो 1937 में पीरपुर रिपोर्ट आई थी, इसके 8 मेंबर्स थे। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर जो थे उनके अंडर ये सब कुछ हुआ। इसमें 96 पेजेस थे, 3 पार्ट्स थे। ओके, अब हम जाते हैं जी आगे। शरीफ रिपोर्ट, ये कितनी शरीफ थी, अब हम इसको देखते हैं। इन बिहार द मुस्लिम लीग सेट अप एन इंक्वायरी कमेटी अंडर एसएम शरीफ। ओके, बिहार में मुस्लिम लीग ने एसएम शरीफ के अंडर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। इट इन्वेस्टिगेट एक्सेसेस कमिटेड अगेंस्ट मुस्लिम बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्री। कमेटी ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौरान मुस्लिम के अगेंस्ट जो इनजस्टिस थे उनको इन्वेस्टिगेट किया। दिस रिपोर्ट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो हमारी पीछे वाली रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। इट एक्सपोज द गैप बिटवीन कांग्रेस प्रिंसिपल एंड एक्चुअल प्रैक्टिसेस। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि हम माइनॉरिटीज़ की राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, बट इन प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया था। तो ये जो थी इसने एक्सपोज किया, सामने लाया उस डिफरेंसेस को या उस गैप को जो कांग्रेस के असूल जो थे और जो मतलब उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे और जो उनकी एक्चुअल प्रैक्टिस थी उनके दरमियान जो डिफरेंस था, जो गैप था, उनके जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए थे, उसको अपोज किया। ठीक है, एक्सपोज किया, सॉरी। इट हाईलाइटेड ऑपरेशन, सप्रेशन एंड डिनाइल ऑफ मुस्लिम राइट स्पेशली इन पब्लिक एंड लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट। रिपोर्ट ने ऑपरेशन, सप्रेशन और मुस्लिम राइट के डिनाइल को हाईलाइट किया, स्पेशली पब्लिक लाइफ और एम्प्लॉयमेंट में, कि ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ना उनको इक्वल ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ओके, 4 अभी रहता है। कांग्रेस राज इन सीपी, अ बुक अंडर दिस टाइटल वाज कंपाइल्ड इन 1947 बाय हकीम इसरार अहमद कुरैवी। इसमें है जी कांग्रेस राज इन सीपी। ठीक है, ये बुक का टाइटल है। 1941 में क्या हुआ, हकीम इसरार अहमद कुरैवी ने कंपाइल की। कांग्रेस राज इन सीपी एक बुक है, उसका टाइटल है ये। ठीक है, और ये किसने कंपाइल की, 1941 में हकीम इसरार अहमद कुरैवी ने। इट इज़ रिकॉर्डेड एन इम्पॉर्टेंट अकाउंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन सीपी एंड बेरार।
इसमें क्या हुआ कि सीपी और बेरास में कांग्रेस मिनिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं वो इसमें समझाते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। इट डिस्कस लॉ एंड ऑर्डर, वर्धा एजुकेशन, विद्या मंदिर स्कीम, एक्सप्लॉयटेशन एंड इल विल टूवर्ड मुस्लिम्स एंड डिनाइल ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुक में ना लॉ और ऑर्डर और जो वर्धा एजुकेशन थी, विद्या मंदिर था, या मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन थी, इल विल का मतलब है जो एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, और जो पब्लिक सेक्टर और जॉब से डिनाइल चीज़ें थी उनको डिस्कस किया गया। टू स्पोर्टिंग बुकलेट आल्सो अपीयर्ड, मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल। एक दो ना बुकलेट और भी जो उनसे थी वो आ गई। उसमें कौन सा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो सफ़र्स करें अंडर द कांग्रेस रूल्स, इट शिल नेवर हैपन अगेन, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये दो बुक्स के टाइटल थे। ओके, अब हम चलते हैं द डे ऑफ डिलीवरेंस। अच्छा, ये भी था, ये भी मैंने पता नहीं कहाँ देखा था, एक मिनट। जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, अक्सर आपका फ़र्ज़ करें आपका पास पेपर में क्वेश्चन आए, उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ना लिखा है, डे ऑफ डिलीवरेंस लिखा है, तो डे ऑफ डिलीवरेंस कांग्रेस मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है। जब ये कांग्रेस जो थे ना, ये भाग गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मतलब ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो अगर डे ऑफ डिलीवरेंस कहीं जैसे डे ऑफ इंडिपेंडेंस है तो हम कहते हैं 14 अगस्त 1947, जो आज भी थी। और आज बच्चों ने खूब बाजे बजाए, और तो इनको कुछ पता नहीं है हमारे अपने मुल्क का बाजा बजा हुआ है, लेकिन कमी नहीं छोड़ी बाजे बजाने में। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हुए थे और जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वो छोड़ गई थी हुकूमत। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन ऑन 22 अक्टूबर 1937 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 पॉलिटिकल डिस्प्यूट। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के बाद 22 अक्टूबर 1937 को रिज़ाइन दिया। अच्छा, ये 2 साल रहे थे, 2 साल में इन्होंने हमें कितना जलील किया, हमने कितने मज़े से पढ़ा स्टूडेंट्स। इन्होंने हमें बड़ा, वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, इन्होंने हमें खजल किया 2 साल, वो बात है। फिर हर अरूज को जवाल है। पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान बन चुका। आज़ाद होने के बावजूद भी हम कैद हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार ये लोग चले गए। कायद आज़म एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड आस्क मुस्लिम टू ऑब्जर्व आर डे ऑफ डिलीवरेंस। अच्छा, जिन्ना ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के एंड पर सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की, मतलब उन्होंने एक सुकून का सांस लिया। ठीक है, और उन्होंने मुस्लिम से डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्ज़र्व करने को कहा। इट वाज ऑब्ज़र्व ऑन 22 दिसंबर 1939। ठीक है, क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1937 को ये डे इज़फ़ किया गया इन पब्लिक मीटिंग। अ रेजोल्यूशन डिक्लेयर दैट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैव शोन एंटी मुस्लिम पॉलिसी, फेल टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़, क्रश्ड मुस्लिम ओपिनियन, डैमेज मुस्लिम कल्चर एंड इंटरफेयर्ड विद मुस्लिम रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट। अच्छा स्टूडेंट, पब्लिक मीटिंग्स में रेजोल्यूशन ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उन पर एंटी मुस्लिम पॉलिसी, माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट ना करना, मुस्लिम ओपिनियन सप्रेस करना, मुस्लिम कल्चर को डैमेज करना, मुस्लिम के रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट में इंटरफेरेंस के एलिगेशन लगाए। जब वो उन्होंने हमारी जान छोड़ दी, जब वो चले गए, तो फिर हमने बताया कि भाई उन्होंने ये जुल्म हमारे साथ किए थे। हमने क्या किया, एक डे ऑफ डिलीवरेंस रखा 22 दिसंबर 1939 को। उधर हमने कहा देखो इन्होंने हमारे साथ ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। ठीक है ओके, देन हमारे पास आता है स्पोर्ट फॉर द डे ऑफ डिलीवरेंस। ओके, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट मिस हो गया। कांग्रेस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज जिन्ना कॉल, बट द जिन्ना क्लैरिफाइड द मूवमेंट वाज नॉट अगेंस्ट हिंदू, इट वाज अगेंस्ट कांग्रेस मिस रूल। अच्छा, कांग्रेस ने जिन्ना को की जो कॉल थी उसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे बारे में बोल रहा था, हिंदूज़ के बारे में बोल रहा था। वैसे हम उनके बारे में बोल रहा था, उसने हिंदूज़ का बोला, लेकिन जिन्ना ने क्लैरिफाई किया, क्लियर किया कि मूवमेंट हिंदू के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि जो कांग्रेस का मिस रूल था, वो अपने रूल्स को गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनके अगेंस्ट थी। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारे पास आता है स्पोर्ट्स फॉर द डे ऑफ डिलीवरेंस। मैनी मेजॉरिटी एंड लीडर्स सपोर्टेड द मूव, मतलब कि बहुत से जो मेजॉरिटीज़ नहीं, माइनॉरिटीज़, ओके, कि बहुत सी जो माइनॉरिटीज़ थी और लीडर्स थी, उन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस को सपोर्ट किया, क्योंकि सब मुसलमानों ने बोला था, बताया था कि उनके साथ ये जुल्म हो रहा था। जैसे अच्छा छोड़े, पार्सिस, डिप्रेस्ड क्लासेस एंड जस्टिस पार्टी रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली। जो पार्सिस थे या जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो इस चीज़ का शिकार थी, और जो जस्टिस पार्टी थी जो इंसाफ मांगती थी, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। डॉक्टर
अम्बेडकर सपोर्टेड द रेजोल्यूशन एंड क्रिटिसाइज कांग्रेस प्रेशर टैक्टिक्स। अच्छा, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और जो कांग्रेस का प्रेशर था उसको क्रिटिसाइज किया। इन लाहौर मीटिंग वाज हेल्ड एंड बादशाही मॉस्क आफ्टर फ्राइडे प्रेयर। अच्छा, लाहौर में फ्राइडे प्रेयर के बाद बादशाही मॉस्क, जो बादशाही मॉस्क थी, जो मस्जिद थी, उसमें जो मीटिंग्स थी वो होल्ड हुई थी। द डे वाज सेलिब्रेटेड पीसफुली एंड विद डिसिप्लिन। नोट्स के मुताबिक आपको ये चीज़ क्या इसमें स्टूडेंट समझ आई है? अब हम ना बस हमारा ये लास्ट कंक्लूजन रह गया। अब आप देखें कि अच्छा रुके, एक बार ही ना हम इसका वर्क लेंगे जब मैं आपको स्क्रीन शॉट का मौका दूंगी। अच्छा, पीसफुली डिसिप्लिन के साथ ऑब्जर्व हुआ, मतलब कि बहुत तरीके से, बहुत तमीज़ व तहजीब से ये काम हुआ। फिर एसपी रात ऑफ न्यू ओडिशा कॉल्ड इट अ रेड लेटर डे इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। एसपी रात ऑफ न्यू ओडिशा ने इसे पॉलिटिकल हिस्ट्री में रेड लेटर कहा। तो आपने याद रखना है, डे ऑफ डिलीवरेंस में जो कायद आज़म मदरी जना ने बोला था कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ, और जो एसपी रात ऑफ न्यू ओडिशा थे उन्होंने क्या कहा, इसको रेड लेटर कहा। ओके ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वही बातें रिपीट हो रही है। कांग्रेस राज डीपेंड मुस्लिम डिस्ट्रेस ऑफ कांग्रेस। इसकी वजह से क्या हुआ, मुसलमानों का कांग्रेस से यकीन उठ गया, भरोसा उठ गया। इट कन्विंस मैनी मुस्लिम डेट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट मोर देन ऑल इंडियंस। तो इंडिया देखो, ऑल इंडियंस में हिंदूज भी थे और मुस्लिम भी थे, लेकिन मुसलमानों को ये चीज़ नज़र आ गई थी, कांग्रेस जो था वो हिंदूज मेजॉरिटी का था, उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रमोट करता था। इट्स स्ट्रेंथ जिना लीडरशिप एंड एक्सपेंडेड द मुस्लिम लीग। जिना की लीडरशिप को ताकत दी और मुस्लिम लीग जो थी वो फिर एक्सपेंड होगी। ओके, देन फाइनल कंक्लूजन में स्टूडेंट्स हमने जो जो पढ़ा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 से 1939 में बनी, टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम पॉलिटिक्स का। कांग्रेस पॉलिसीज़ में पावर शेयरिंग, एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चरल मेड मुस्लिम फॉर हिंदू डोमिनेशन। हिंदू डोमिनेंट थी, वहाँ पर हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था बिकॉज वो मेजॉरिटी थी। एज अ रिजल्ट द मुस्लिम लीग गेन स्ट्रेंथ एंड द डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड बिकेम मोर पावरफुल। उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि हमें अगर ज़्यादा ताकतवर होना है तो हमें एक न्यू कंट्री चाहिए होगा। अच्छा, वहाँ आपसे सारे नोट्स को शुरू से देखते हैं स्टूडेंट, बस 2 मिनट मुझे आपके चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, कांग्रेस राज में क्या था, फिर हमने देखा इलेक्शन ऑफ 1939, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मेन मैनिफेस्टो क्या था मुस्लिम लीग का। फिर हमने इलेक्शंस का रिज़ल्ट देखा कि कांग्रेस जीत गई। फिर हमने देखा कि जीतने के बाद उनका रवैया कैसा था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज़, उनकी मिनिस्ट्रीज़ बनी कैसे बनी। उसके बाद उन्होंने जो शर्तें मुसलमानों के लिए रखी थी कि अगर आप आना चाहते हो हमारे साथ तो ये करोगे। उसके बाद क्या हुआ, कायद आज़म ने इनकी शर्तों को कबूल नहीं किया। उसके बाद मुसलमानों के साथ उनका जो सलूक था वो हाई हैंडेड पॉलिसीज़ उन्होंने बना ली। फिर वंदे मातरम उन्होंने बनाया, वो जो फ्लैग था और उनका जो कौमी तराना था और जो सॉन्ग वगैरह था, और कायद आज़म ने इसको अपोज किया। उसके बाद उन्होंने वर्दा